कर ले मल्टीप्लाई, कर लिया? हाँ तो बस ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर 3060 रुपये का प्रॉफिट आ गया, और क्या चाहिए। सुबह सुबह 9:15 पे मार्केट खुली थी, 9:16 पे मैंने 3000 रुपये बना लिए थे। बस फिर लैपटॉप बंद करके अपना सारा काम कर लिया, है कि नहीं सही? बट ऐसा नहीं है, अब तुम लोगों को ऐसे लग रहा होगा देख के वाह कितना इजी है ना, ऐसे रोज़ कर लो मज़ा आ जाए। ऐसा रोज़ नहीं होता, पर कभी कभी गैप डाउन भी खुल जाती है, सीधा 100 पॉइंट डाउन तो 3000 तुरंत लॉस। आज हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं ज़रा बताओ मुझे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं वो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चंस रहते हैं ना इसके, कोई नहीं एक साथ करेंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट थोड़ा ज़्यादा है। पहले थ्योरी पार्ट हम लोग निपटाएंगे। अरे कितने सारे क्वेश्चन छाप दिए। हाँ, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग लिखिए, टॉपिक का नाम है क्या? कोलिजन्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टॉपिक? कोलिजन्स। अब तुम लोग हो सकता है ये सोचो कि भाई कोलिजन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमसे बेसिकली क्या लेना देना है। तो ये बात तुमको धीरे धीरे समझ में आएगी। लेकिन कोलिजन का हिंदी में मतलब क्या है? टक्कर। मैंने तुमको बोला भी था कि टक्कर भाई की फिल्म देख के आना। कोलिजन का बेसिकली मतलब क्या है? टक्कर। लेकिन मान ले एग्जाम में हमसे अगर कोई ये पूछ ले कि भाई डिफाइन कोलिजन, तो क्या लिखें? ऐसे तो नहीं लिख सकते ना कि भाई कोलिजन का मतलब है टक्कर। ऐसे लिखने से तो क्या हो जाएगी गड़बड़, भाई हाँ ना बोलो। तो कोलिजन की ना एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है जो हम लोगों को लिखनी चाहिए। पहले लिखो डेफिनेशन, फिर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। लिखो कोलिजन्स की डेफिनेशन लिखिए प्लीज। इट इज डिफाइंड एज एन आइसोलेटेड इवेंट। It is defined as an isolated event in which two or more than two bodies exert relatively large forces on each other, exert relatively large forces on each other। जल्दी चलो भाई, लेट कैसे आ रहे हो तुम लोग आज सारे? large forces on each other for a very short interval, for a very short interval of time, for a very short interval of time, full stop। ओके, एक ही एसी ऑन कर रखा है तुम लोगों ने, तभी मैं कहूँ गर्मी कैसे हो रही। बेटा इसको ऑन कर लेगी क्या अनुराधा? डेस्क पे चढ़ के ऑन कर दे, कोई बात नहीं। शाबाश, जिब बात। आओ जरा पढ़ना कोलिजन की डेफिनेशन को, क्या लिखवाया मैंने, प्लीज पढ़ो जरा। पढ़ लिया? पढ़ा? क्या लिखा हम लोगों ने? अब समझो कोलिजन क्या है। एक ऐसा आइसोलेटेड इवेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएं बहुत कम समय के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो बॉलर बॉलिंग कराता है और बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है, तो कायदे में बॉल की और बैट की क्या होती है? कोलिजन। बॉल की और बैट की कायदे में क्या होती है? कोलिजन। तुम दिमाग लगा के सोचो थोड़ा सा कि बॉल बैट के कांटेक्ट में कितनी देर के लिए आती है। मेरे ख्याल से बहुत कम देर के लिए आती है कांटेक्ट में।
इसी वजह से उसके मोमेंटम में जो चेंज होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। आई ना बात समझ में? और क्योंकि बहुत कम समय के लिए बॉल कांटेक्ट में आई है, इसीलिए जो फोर्स लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है। याद करो, यही एग्जांपल मैंने तुम्हें इंपल्स में भी दिया था। सेम एग्जांपल मैंने तुमको किस में दिया था? इंपल्स में। तो इनको बेसिकली कोलिजन कहते हैं। ध्यान रखना, जब कभी भी दो बॉडी टकराती हैं, जैसे ये बॉडी 1 और ये बॉडी 2, ये आपस में टकराई, तो इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरी बॉडी है, उसने जो फोर्स लगाई है वो काउंट नहीं होगी। केवल इन दोनों की ही फोर्स काउंट होगी और किसी की फोर्स काउंट नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये कोलिजन हुई। दूसरी बात, सवाल ये नहीं है कि कोलिजन क्या है, पेपर में ये नहीं आएगा। सवाल ये है कोलिजन कितने तरीके के होते हैं। अब अगर तरीकों की बात करोगे तो दुनिया भर के टाइप्स हैं कोलिजन के, लेकिन हम लोग मेनली कोलिजन के 2 टाइप्स पढ़ने वाले हैं आज, जो हमारे सिलेबस में, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे काम भी आएंगे। लिखेंगे नहीं अभी, समझेंगे। सबसे पहला कोलिजन जो होता है वो होता है इलास्टिक कोलिजन, और दूसरे तरीके का जो कोलिजन होता है वो होता है इन इलास्टिक कोलिजन। सो एक कोलिजन है इलास्टिक और दूसरा कोलिजन क्या है भाई? इन इलास्टिक। सबसे पहले अपने को इन दोनों के बीच का अंतर ही समझना है कि क्या डिफरेंस है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में। बहुत शांति से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अंतर है। इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। इलास्टिक कोलिजन वो है जिसके अंदर लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। लीनियर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में क्या आता है? बराबर। टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में क्या आता है? बराबर। तो इन इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें कि लीनियर मोमेंटम इज, बोलो क्या होना चाहिए? नॉट कंजर्व्ड, नहीं, इज कंजर्व्ड। दोनों में लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व। इलास्टिक में भी कंजर्व और इन इलास्टिक में भी लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है, आओ देखें अंतर। दूसरा अंतर, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल एनर्जी इज, सो इलास्टिक कोलिजन में टोटल एनर्जी क्या होगी? कंजर्व। इन इलास्टिक में नहीं होगी। क्या बोलते हो, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अच्छा तुम अपना दिमाग लगा के बोलो, बाहर में जाए इलास्टिक इन इलास्टिक, तुम सोच के बोलो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अरे टोटल एनर्जी तो सबकी कंजर्व होती है बाबा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड या ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो टोटल एनर्जी, मजे की बात यह है यहां पर भी क्या होती है? कंजर्व्ड। तुम कहोगे सर पागल बना रहे हो, बढ़िया डिफरेंस लिखवाने की बजाय सारी क्या लिखवा दी है? तो सिमिलैरिटीज, कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा, है कि नहीं है? हाँ ना बोलो, इज देयर एनी डिफरेंस? अच्छा तुमने तो पढ़ा ही नहीं है तो तुम कैसे हाँ ना बोलोगे? तुमने नहीं पढ़ा, बहुत बढ़िया, डिफरेंस है। देखो आओ, सबसे खास सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है, और ऐसा करते हैं इसको दूसरे रंग से लिख लेते हैं ताकि यही बात तुम्हें याद रहे। ये तीसरा डिफरेंस है दोनों के अंदर। इलास्टिक कोलिजन वो है जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। यही एकमात्र डिफरेंस है इलास्टिक और इन इलास्टिक में, कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कंजर्व। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं भाई? एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ जरा देखो, एग्जाम्पल दोनों के बताता हूं एक 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 करके। जैसे मान लो ये एक बॉडी, ये है एक दूसरी बॉडी, ठीक है? हम लेट कर लेते हैं इसका मास m, इसका भी मास m, ठीक है भाई?
इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की, और ये जो बॉडी है ये ऐसे आगे जा रही है यूं, और ये जो दूसरी बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अरे हाँ ना बोलो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये केस हमने ले लिया बिफोर कोलिजन का। किसका केस ले लिया? बिफोर कोलिजन का। बोलो क्लियर है? ये केस हमने ले लिया किसका? बिफोर। अब देखो एक बात बताओ, ये तो रेस्ट पे है और ये चल रही है, तो ये इससे जाके टकराएगी। यार हाँ ना बोलो, ये इससे जाके टकराएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये टकराती है तो हम आफ्टर कोलिजन के केस बनाते हैं। पहले देखो, एक बॉडी, ये दूसरी बॉडी, इसका मास m, इसका भी मास m, तो अगर इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाए 0 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाए 10 मीटर पर सेकंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए? 10 मीटर पर सेकंड, और ये केस हुआ आफ्टर कोलिजन का। सो अगर कोलिजन ऐसे होती है तो हम कहते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है। ध्यान लगा के देख हुआ क्या। दोनों बॉडीज का मास क्या था? सेम। पहली वाली बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, दूसरी वाली रेस्ट पे थी। पहले वाली ने दूसरी वाली को आके टक्कर मारी, पहले वाली ने दूसरी वाली को आके क्या मार दी? टक्कर। टक्कर लगते ही पहली वाली रेस्ट पे आ गई और दूसरी वाली इसी रफ्तार से चलने लग गई। क्या वेलोसिटीज का एक्सचेंज हुआ? भाई इसकी रफ्तार इसने ले ली और इसकी रफ्तार इसने ले ली। यहां पे एनर्जी पूरे तरीके से क्या रही है? कंजर्व। इस तरीके के कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक। ये जो तुमको एग्जांपल दिया है ना मैंने, ये तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। और एक बात तुमको सितारा लगा के याद रखनी चाहिए कि नो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। कोई भी कोलिजन बेटा कभी भी परफेक्टली इलास्टिक हो ही नहीं सकता। ध्यान लगा के सोच, बहुत ध्यान लगा के सोच। जैसे ही दो बॉडी आपस में टकराएंगी, ये देखियो मेरा हाथ टकराता है, आवाज आई क्या? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, हो गया एनर्जी का लॉस, हो गया एनर्जी का। जैसे ही एनर्जी का लॉस होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह ही नहीं पाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसी हाल में भी कंजर्व, अगर मान ले किसी बच्चे को, जैसे फॉर एग्जांपल गौरव है, बहुत अच्छा बालक है, उसके गाल पे तपाक से खिंचा के एक झापड़ मारूं मैं, मार सकता हूं, ऐसी क्या बात है? तो एकदम से इसका गाल गर्म होगा कि नहीं होगा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हो गया एनर्जी का। इसलिए टोटल एनर्जी कंजर्व रह सकती है, लेकिन एग्जैक्टली एक्सचेंज होगा ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल, तो ये आदर्श कोलिजन है, जो कि बेसिकली पॉसिबल नहीं है। तो फिर दूसरे कौन से कोलिजन है भाई? इनइलास्टिक। दूसरे कौन से कोलिजन है? इन। आओ इसका भी एग्जांपल समझें, ऐसे ही समझ के देखेंगे। मान लो एक ये बॉडी है, एक और ये बॉडी है, सेम सिचुएशन बनाएंगे हम। इसका मास m, इसका भी मास m, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये वाली बॉडी रेस्ट पर है ना? ये वाली बॉडी किस पर है भैया? रेस्ट पर। सो ये हमने केस बना लिया बिफोर कोलिजन का। ये हमने केस बना लिया किसका? अब टक्कर लग गई इन दोनों की। एक बात तो तय है कि टक्कर तो लगेगी। टक्कर लग गई दोनों की। टक्कर के बाद अगर ऐसा हो जाए, ऐसे ये दोनों ही चिपक जाएं, ये दोनों ही, और फिर कुछ वेलोसिटी से मोशन करें, वेलोसिटी कुछ भी हो, वेलोसिटी कुछ भी हो, और ये केस हुआ आफ्टर कोलिजन का। इसमें अगर तुम ध्यान लगा के निकालोगे, वेलोसिटी v अगर मैं मान लूं, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ मिलेगा? और अगर कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली 50% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई है इस प्रोसेस में। इस कोलिजन को हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, ये जो एग्जांपल बनाया गया है, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। कैसी कोलिजन है? कभी तुमने ऐसे होते देखा है कि टक्कर के बाद दो बॉडी चिपक जाएं? ये आशीष है, मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आऊँ और पूरी जान लगा के दीवार में दे के मारूँ, क्या चिपक जाएगा क्या? या वापस आएगा? तुमने रोड पे टक्कर होती हुई देखी होंगी, कई बार कार बस को, बस कार को टक्कर मार देती है, टक्कर लगते ही दोनों चिपक जाते हैं कि हाँ ना बोलो? दोनों में मोशन होती है कि नहीं होती है? इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ एक बात ये हुआ कि कोई भी कोलिजन, नो कोलिजन
इज परफेक्टली इन इलास्टिक। कोई भी कोलिजन पूरे तरीके से इन इलास्टिक भी नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो जी कोई तो होगी इन इलास्टिक, नियरली इन इलास्टिक, तो गौरव जानता, गाय का गोबर ले लें। गाय का क्या ले लें? दीवार पे खींच के मार, थोड़ा सा चिपकेगा। सर मैंने तो एक्सीडेंट हो रखा था, खंबे में गाड़ी चिपक। हाँ, वो घुस गई होगी उसके अंदर। ओहो, मैंने भी देखा वो। है या था? गया। देखिए, गति जानलेवा होती है। ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडर पे जिस हिसाब से गाड़ी वो चढ़ी हुई थी। खैर चलो छोड़ो भाई, टॉपिक से हटा दिया मैं। गाय का गोबर, तू तबेले में काम करता है ना, तेरा भविष्य में काम वही है ना, तबेला, गाय भैंस का तबेला नहीं। कीचड़, कीचड़ ले लो, कीचड़ को दीवार पे उठा के मारो तो कीचड़ भी चिपक जाती है ना, हाँ ना बोलो? पूरे तरीके से नहीं। तो ये नियरली परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होता। बात को समझो। डेली लाइफ की जो कोलिजन, अब तुम कहोगे ना तो परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इनइलास्टिक, तो फिर कोलिजन होती कैसी हैं? तो समझो, डेली लाइफ की जो कोलिजन्स होती हैं, बेटा गौरव पढ़ ले बेटा, इधर फोकस कर ले। फिर तू t-√3 को t+√3 और अपॉन कर लेगी बेटा, पढ़ ले प्लीज। डेली लाइफ कोलिजन्स आर इम्परफेक्ट, या इनको एक और दूसरा नाम दिया जाता है सेमी इलास्टिक। डेली लाइफ की कोलिजन्स को या तो हम इम्परफेक्ट कोलिजन्स बोलते हैं या को क्या बोलते हैं? सेमी इलास्टिक कोलिजन्स। तुम ऐसे समझ लो, देखो ये राम है और ये है रावण। ना राम मुमकिन ना रावण मुमकिन, इन दोनों के बीच में हम सब सारे लाई करते हैं कहीं, ठीक है? ये अच्छे की आदर्श डेफिनेशन हो गई, ये बुरे की आदर्श डेफिनेशन हो गई। ना पूरे तरीके से कोलिजन इलास्टिक है, ना पूरे तरीके से इन इलास्टिक है। इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती हैं डेली लाइफ की कोलिजन। हाँ, इलास्टिक कोलिजन होती हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, गैस के एटम्स के बीच में, जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। अगर तुमने केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी हो तो वहां पे एक पोस्टुलेट लिखवाई जाती है दैट द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। सो कायदे में जब ये इलास्टिक का आया था केमिस्ट्री में, तो तुमको केमिस्ट्री वाले मास्टर जी से पूछना चाहिए था कि इसका इलास्टिक का मतलब समझाओ। हो सकता है उन्होंने नहीं बताया हो, मैंने बता दिया कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब एनर्जी का कोई लॉस। अरे इसी वजह से इस कमरे में मौजूद जो गैस है वो कभी जमीन पे बैठती नहीं। वरना तो अगर मैं तुमसे कहूं सारे इस कमरे में एक दूसरे को टक्कर मारो और रोटी दूंगा नहीं खाने को और गेट बंद है, कब तक मार लोगे टक्कर? कब तक मारते रहोगे एक दूसरे को टक्कर? एक स्टेज ऐसी आएगी ना जब थक के गिर जाओगे। जो जब थक के गिर जाओगे तो तुम्हारी मोशन खत्म हो जानी चाहिए ना। तो अगर तुम गैस के मॉलिक्यूल हो तो फिर गैस को भी तो रुक जाना चाहिए। कभी रुकती हुई देखी है आज तक? इसी वजह से, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के जो कोलिजन्स होते हैं वो पूरे तरीके से क्या होते हैं? इलास्टिक। सो वो डेली लाइफ में इलास्टिक नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलास्टिक है। बात पल्ले पड़ी? अरे हाँ ना बोलो भाई, उतारो उतारो। स्कूल गए थे क्या समृद्ध बाबू? अच्छा, खेल खेल के आए होगे, तभी जवाइयाँ मार रहे थे बैठ के। I have two carts and a track. The carts both weigh the same amount. The masses are the same. And they have magnets here that oppose each other. So there's a magnetic force. And so what I'm going to do is leave one stationary and then push the other at a slow speed and see what happens after the collision. So what you can see ये इलास्टिक था, this one that started off moving collided, didn't actually hit it, but the magnetic fields interacted for a very short period of time and transferred all of its energy to the other carts. And we do the same thing in reverse. It transfers all of its energy to the other one. That's an so-called elastic collision, where there's no energy lost in the collision. During the collision, both energy
बात समझ में आई? दो बॉल्स का एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले कि एक की स्पीड 10 थी, दूसरे की स्पीड 0, एक को दूसरे से टक्कर कराया तो पहली वाली रुक गई और दूसरे वाली चलने लगी। वही यहाँ पे हो रहा है बेसिकली। Energy and momentum are conserved, and when you solve the energy conservation equations and the momentum conservation equations, you find that all the energy must be transferred from the one to the other. The other way you can do this is in the frame of reference of the center of mass of these two carts. And if I'm capable of pushing them both at approximately the same speed, then they'll hit and leave each other at the same speed that they came together. These carts are different. They have no magnets, but they have some Velcro here and here on both of them that allows them to stick together. So you start with this one stationary and this one moving. Then once they hit, then they move along Inelastic. together at a slower speed. स्पीड भी ऑब्जर्व करना, टक्कर होते ही रफ्तार घट रही है। This one has 0 energy initially. This one has energy 1/2 mv squared. ये देखो, Once they hit, they move along as a unit with twice the mass and a smaller velocity that you can calculate from conservation of energy. You can also do this one in the center of mass frame. And if you impart the same momentum to this one, equal and opposite momenta to these two, then you can get them to stick and remain stationary. Just like that. That's a totally inelastic, a perfectly inelastic collision. बात खोपड़िया में घुसी। यही मैं नॉर्मली पढ़ा रहा था तुम लोगों को अभी, और ये एक डेमो करके भी दिखा दिया गया क्या इलास्टिक कोलिजन है और क्या इनइलास्टिक कोलिजन है। बोलो, क्लियर हुई बात? हाँ ना बोलो, आगे बढ़ा जाए, आओ। This is the ballistic pendulum. अरे It भाई, will be the subject of one of the labs that you will do. It involves a pendulum and a ball. देखो, अगली हेडिंग पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये पता लगाना है हमको कि कोलिजन का टाइप क्या है। अच्छा, 3 तरीके के कोलिजन पढ़े, इलास्टिक, इनइलास्टिक, सेमी इलास्टिक। हमको कैसे पता लगे कि कौन से टाइप का कोलिजन हो रहा है, मतलब हाउ टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ कोलिजन। और जो चीज़ ये डिटरमाइन करती है कि टाइप ऑफ कोलिजन क्या है, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूड या कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस। ये इस साल के तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड, लेकिन इसके बिना आगे की स्टडी नहीं कराई जा सकती, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। तो डालो जरा हेडिंग, लिखो कॉपियों में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूड और कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूड और कोफिशिएंट ऑफ रिसिलियंस। पहले डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ई से। इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल ई, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ई। लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of velocity of separation after collision to velocity of approach before collision, velocity of approach before collision, full stop। अभी डेफिनेशन को पढ़ेंगे नहीं, समझो इधर जरा ध्यान से।
जैसे मान लो ये एक बॉडी है, इसका मास m1, इसका मास m2, अगेन ये m1 और इसका मास m2। ये वाली बॉडी u1 वेलोसिटी से चल रही है और ये वाली बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही है, दोनों चल रही हैं। और हम मान के चल रहे हैं कि u1 u2 से बड़ा है, u1 u2 से बड़ा है। ये हमने केस ले लिया बिफोर कॉलिजन का, ये हमने किसका केस ले लिया? बिफोर कॉलिजन का। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर u1 u2 से बड़ा है तो ये इससे जाके टकराएगा, हाँ ना बोलो। और अगर टक्कर लगेगी इसकी इससे, तो अगर मैं मान लूं इसकी रफ्तार v1, इसकी रफ्तार v2, तो ये बात तय है कि v2 विल बी ग्रेटर देन और ये केस हम मान लेते हैं आफ्टर कॉलिजन का। ये हमने किसका केस मान लिया भाई? आफ्टर कॉलिजन। सो ये केस हो गया बिफोर कॉलिजन और ये केस किसका हो गया? आफ्टर कॉलिजन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूड या रिसिलियंस क्या है? जिस रफ्तार से ये बाद में एक दूसरे से दूर हो रही हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस डिवाइड बाय किस रफ्तार से ये एक दूसरे के पास आई थी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा u1 माइनस u2। इस रेशियो को ही हम लोग कहते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूड। यही तुम्हें डेफिनेशन में लिखवाया है। डेफिनेशन पढ़ोगे तो लिखेगा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इधर देखते रहो साथ के साथ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिस रफ्तार से सेपरेट हो रहे हैं, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कॉलिजन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन। अब ई की वैल्यू ये कैसे बताती है कि कॉलिजन किस तरीके का हो रहा है? अगर ई की वैल्यू 1 आ जाए तब जो कॉलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगर ई की वैल्यू 0 आ जाए तब कॉलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक होता है। और अगर 0 इज लेस देन ई इज लेस देन 1, मतलब ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर आ जाए तब जो कॉलिजन होता है वो सेमी इलास्टिक या इम्परफेक्ट कॉलिजन होता है। वो या तो सेमी इलास्टिक होता है या क्या होता है? इम्परफेक्ट कॉलिजन। बोलो क्लियर है भाई? सो ई की वैल्यू 1 आई तो कॉलिजन कैसा हुआ? इलास्टिक। 0 आई तो, और 0 से 1 के बीच आई तो सेमी इलास्टिक। आएगी नहीं बेटा, ठीक है? कैसे आएगी? 2 आने के लिए इसकी रफ्तार, नेट रफ्तार इनसे भी ज़्यादा हो जाएगी। कैसा हो सकता है ऐसे? दो बॉडी टकराएं और टकराने के बाद रफ्तार बढ़ जाए, मतलब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में कहीं रहेगी। या तो 0 होगी तो पूरे तरीके से इनइलास्टिक, 1 होगी तो पूरे तरीके से इलास्टिक। बोलो क्लियर है भाई बात? हाँ ना बोलो? उतार डालो फटाक से, डायग्राम के साथ बनाना भाई। देखें, इस पे लगाएं 7 स्टार। ये आती है भाई डेरिवेशन पेपर में बहुत ज़्यादा लिखने को। ये एक डेरिवेशन है, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन, डेरिवेशन 7 स्टार है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। प्रूफ करने को थोड़ा ध्यान से समझ लें कैसे करेंगे, इससे कुछ रिजल्ट भी निकलेंगे। मैं तुम्हें घर से निकालने को दूंगा कुछ रिजल्ट्स को, ठीक है? पहले समझते हैं, आओ जरा। वही केस मानेंगे, इलास्टिक कॉलिजन पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन का मतलब है हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चलेंगी, टक्कर होने से पहले भी और टक्कर होने के बाद में भी। हालांकि हर बॉडी टक्कर होने के बाद स्ट्रेट लाइन में चलेगी, इस बात की कोई गारंटी होती नहीं, लेकिन हम 2 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? केवल 1 डायमेंशन। तो फिर से वही चित्र बनाया जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया।
इसी चित्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। देखो रफ्तार u1 u2 v1 v2, u1 कंसीडर्ड ग्रेटर देन u2 और v2 कंसीडर्ड ग्रेटर देन, लेट दिस बी द केस ऑफ बिफोर कोलिजन एंड लेट दिस बी द केस ऑफ आफ्टर कोलिजन। हम ये देखना चाहते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है या नहीं। अब एक बात बताओ, अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक कोलिजन की दो बातें थी कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व। इलास्टिक मोमेंटम की खासियत क्या थी कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है। तो हम लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन के लिए, इधर से लिखते हैं, एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एज लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। तो भाई अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम आपस में क्या आना चाहिए, सेम। हाँ ना बोलो। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व है तो इसका अर्थ ये हुआ कि पी आई बराबर होना चाहिए पी एफ के। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम। इनिशियल मोमेंटम इन बॉडीज का मास नहीं लिखा हमने, इसको ले लेते हैं m1, इसको ले लेते हैं m2, तो ये फिर से m1 और ये क्या हो जाएगा m2। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा इनिशियल, m1 u1 प्लस उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा m2 u2 बराबर उसका मोमेंटम m1 v1 जमा दूसरे का मोमेंटम m2। क्या ये बात सही है? हाँ ना बोलो मेरे भाई। m1 m1 को एक तरफ कर लें, अगर m1 m1 को एक तरफ करते हैं तो m1 u1 माइनस m1 v1 इज m2 v2 माइनस m2 u2। बोलो सही है? m1 दोनों में से क्या ले लें, अंदर क्या बचेगा, u1 माइनस v1 इज m2 कॉमन, अंदर बचेगा v2 माइनस, बोलो सही है क्या? इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। बोलो सही है? इलास्टिक कोलिजन की एक खासियत और लिखी थी मैंने कि काइनेटिक एनर्जी भी इसमें क्या रहती है, कंजर्व। तो हम लिखेंगे कि एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी भाई कंजर्व है, देखते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो ध्यान लगा के देखो, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आनी चाहिए, सेम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आनी चाहिए, सेम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का। बोलो क्लियर है? हाफ से हाफ दोनों साइड कॉमन लेके कट जाएगा, हाँ ना बोलो। m1 m1 को एक साइड कर लें, m2 m2 को एक साइड कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर इज m2 v2 का स्क्वायर माइनस m2 u2 का स्क्वायर। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अरे भाई हाँ ना बोलो। क्या इन दोनों में से m1 को कॉमन लिया जा सकता है? और क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूं? अगर a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस, सही है? ऐसे ही इन दोनों में से m2 को भी कॉमन ले लूं, ये बचेगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस। बोलो क्लियर? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
इसको हम लोग मान लेते हैं भैया इक्वेशन नंबर 2 और डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर दें, डिवाइड। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। अगर डिवाइड करते हैं तो m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 डिवाइड बाय इसका LHS देखो क्या है, m1 u1 माइनस v1, सही है। m1 u1 माइनस v1 बराबर इसका LHS क्या है, m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2 डिवाइड बाय इसका LHS क्या है, m2 v2 माइनस u2। m1 से m1 ये कैंसिल हो गया, बोलो सही है क्या, क्या बचा, u1 प्लस v1 इज v2 प्लस u2, बोलो सही है। अब u को एक साइड कर लें क्या, इधर लिखेंगे, जगह बची है अभी ऐसे। अगर इस u2 को इधर ले लूं तो u1 माइनस u2 बराबर क्या आया, v2 माइनस में v1, बोलो सही है क्या। अरे भैया लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम डेफिनेशन E बराबर था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 के, इससे पिछली ही स्लाइड में है, बोलो सही है क्या, अभी अभी पढ़ाया। E बराबर क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस, ध्यान लगा के देखो, u1 माइनस u2 बराबर है v2 माइनस, अगर ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दूं तो E बराबर v2 माइनस v1 अपॉन में v2 माइनस v1 और E बराबर क्या आ गया, हेंस अगर E बराबर 1 आया तो इसका मतलब कॉलिजन पूरे तरीके से क्या है, इलास्टिक। तो यहां से बात प्रूव होती है कि अगर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो कॉलिजन कैसी होगी, इलास्टिक। कॉलिजन कैसी होगी भाई, इलास्टिक। घर से करने के लिए काम, अब क्या काम करना है घर से कि ये जो इक्वेशन बन रही है इस इक्वेशन में से क्या काम करो, u1 की वैल्यू निकाल लो जो कि निकलेगी v2 माइनस v1 प्लस u2, बोलो सही है। और इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, इसको उठा के कौन सी इक्वेशन में पुट करो, सॉल्व करो, v2 की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो तुमको घर से v1 और v2 की वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आनी है। हाँ ना बोलो, बात पल्ले पड़ी कि नहीं। सुनो मेरी बात ध्यान से, डेरिवेशन बेशक से बहुत लंबी है और तुम लोग रट्टूबाज भी एक नंबर के हो। डेरिवेशन में केवल 2 जगह फिजिक्स इस्तेमाल हुई है भाई साहब। पहली जगह जब मैंने लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया, दूसरी जगह जब मैंने काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया। यही 2 बातें याद रखने की हैं कि तुमको अगर इलास्टिक कोलिजन साबित करनी है तो तुमको लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराना है और काइनेटिक एनर्जी। उसके अलावा पूरा क्या है, मैथ। उसके अलावा पूरा क्या है, सॉल्व करना तुम्हारा काम है। सॉल्व किया याद नहीं किया जा सकता। तुम लोग इन लाइनों के भी रट्टे मारते हो इसलिए भूल जाते हो। उतार डालो फटाक से।